सभी साथियों को जय भीम, जय मूल्यवासी। जय एमएनटी न्यूज नेटवर्क में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर आपका मान्यवर जी जय भीम। जय भीम जय सर, आपका चेहरा कट रहा है, थोड़ा सा पीछे आपको बैठना होगा। हाँ अच्छा जी अच्छा, जी अब हाँ ठीक हो। जी 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 साथियों, जो ये विषय है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें जो विषय है कि सामाजिक ऋण चुकाए बगैर समाज परिवर्तन संभव नहीं है। तो पहले तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि क्या वास्तव में समाज का हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि यदि समाज का हमारे ऊपर ऋण है, ये हमें एहसास होगा, इसकी अनुभूति यदि हमें है, तब हम समाज का जो ऋण होगा उसको चुका पाएंगे। हमें पता चलना चाहिए कि हम उस सामाजिक ऋण के कर्जदार हैं या नहीं है। तो जी इसके संदर्भ में एक बड़ा उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि हमारे आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, जब उनका एक बेटा बीमार हो गया था, उसके बाद वो एक्सपायर भी हुआ, तो उनका ये सेंटेंस था कि अपने एक बेटे के कारण समाज के करोड़ों बेटों की बलि मैं नहीं ले सकता। ये उच्च आदर्श था, उच्च प्रकार की एक फीलिंग और अनुभूति थी कि वो समाज को जो है अपना स्वयं का बेटा उससे भी बढ़कर मांग रहे थे। और वो ही एक अनुभूति और पे बैक टू सोसाइटी थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में जो हमें राजनीतिक अधिकार नहीं था, बेगारी प्रथा थी हमारे समाज में, हमें शिक्षा को लेने का अधिकार नहीं था, सामंतवादी व्यवस्था थी जिसमें बेगारी और प्रजा थी, प्रजा को कोई अधिकार नहीं होता है, जातिवाद था जिसमें भेदभाव थी, ऊंच नीच थी और छुआछूत थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, धार्मिक आजादी भी नहीं थी। तो हम इस चीज को इस तरीके से ले सकते हैं कि आज ये समाज में कहीं ना कहीं है बेशक, लेकिन हमारे संविधान में इनको इस तरीके से लिखा गया है कि एक समाज का एक कोड है और ये एक दंडनीय अपराध है कि इस तरीके का कोई व्यवहार समाज के किसी व्यक्ति के साथ करेगा तो ये एक दंडनीय अपराध है। तो इस प्रकार की जो प्रथाएं थी वो यदि समाप्त हैं संविधान के माध्यम से, बेशक अभी उनको पूरा करना हमारा दायित्व है, तो ये हमें एहसास हो जाता है कि किन्हीं लोगों ने जरूर समाज में काम किया होगा जो इतनी मजबूत और कलंकित भरी व्यवस्थाएं समाज में लागू थी और आज वो लागू नहीं है। संविधान इसका जो है हर तरीके से जो है निराकरण करता है और उसको एक दंडनीय अपराध मानता है। तो ये हम अपने बचपन की भी देखें तो पहले हम अल्पसंख्यक जो बाहुल्य गांव था उसमें रहते थे, फिर उस गांव से छोड़ के हमें अपनी नंसाल जो हिंदू का बाहुल्य गांव था, तो हमने एक विशेष चीज देखी, हमें वहां जाके ये एहसास हुआ कि हम छोटी जाति से हैं, क्योंकि जब खाना खिलाने की व्यवस्था हुई थी तो वहां पहले ब्राह्मण और जो ईवन सवर्ण थे उनको खाना खिलाया गया। हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें रोक दिया गया कि आप खाना नहीं खा सकते इनके साथ। तो इस तरीके की जो व्यवस्था जिसका निराकरण संविधान में है, बेशक अभी वो जो है पायदान और प्रैक्टिकल पे नहीं है समाज में, लेकिन इस तरीके की जो कठोर से कठोर व्यवस्था थी जो इंसान को, इंसानी हक तो छोड़िए, मान सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजों से जो है अलग करती थी। तो यदि हम इस चीज का जानकारी में लाएंगे तो हमें निश्चित रूप से ये एहसास होगा कि वास्तव में समाज के वे महापुरुष जिन्होंने इस कठोरतम, जो इंसान को जानवर से भी बदतर समझे जाती थी जिन व्यवस्थाओं से, उनको यदि समाप्त करने के लिए काम किया है तो उसका लाभ हमें मिल रहा है। तो इसलिए वो समाज का हमारे ऊपर कर्ज है। एक तो ये बात हुई। दूसरा, यदि हम देखें, हम जिस भाषा को तैयार कर रहे हैं, इंसान ने दो चीजें बड़ी चमत्कारी की, भाषा और भगवान। भगवान को हमारी संकल्पना से बाहर है, लेकिन यदि भाषा का निर्माण किसी ने किया है तो यदि आज से 20 साल पहले या 100 साल पहले जो भाषा तो जो माँ बाप सिखाते हैं, परिवार सिखाते हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं से मिली है, तो उसमें हमारा योगदान नहीं है, लेकिन वो हमें मिल रही है। तो ये समाज का ऋण है। यदि विज्ञान
और टेक्नोलॉजी में जो विभिन्न प्रकार के आविष्कार हुए हैं, वो चाहे गैलीलियो ने किए, न्यूटन ने किए, आर्किमिडीज ने किए, पिल्विन ने किए, लेकिन उसमें यदि हमारा योगदान नहीं है और हम उसका सुविधाजनक अपने जीवन को सुविधापूर्ण और सुगम बना रहे हैं, तो जरूर इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि समाज के पिछले लोगों ने जो काम किया है उसका हम यदि फायदा उठा रहे हैं तो वो हमारे ऊपर समाज का ऋण है। वो ऋण हम उतारने के लिए हमारे पास हुनर भी हो सकता है। जी, मान्यवर इस चीज को इस तरीके से ले सकते हैं कि जी सर, आपका चेहरा नहीं दिख पा रहा है साफ साफ। अच्छा, जो समाज में माफ कीजिएगा परिवर्तनकारी शक्तियां थी, जिन्होंने जो एक व्यवस्था थी, जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि इस तरीके का समाज था, लेकिन अब वो संविधान में लिपिबद्ध हुआ है कि वो एक इंसान को इंसान के रूप में जीने के अधिकार प्रदान करता है। लेकिन समाज में अब भी वो ताकतें मौजूद हैं जो पुरानी व्यवस्था को कायम करना चाहती हैं, क्योंकि उनका उसमें लाभ भी है और उनकी जो ईगो है वो हर्ट हो रही है, तो इसलिए वो उसी व्यवस्था को कायम करना चाहती है। एक चीज तो ये हुई। दूसरा ये हुई कि जो नैसर्गिक न्याय है, तो जो नेचुरल चीजें हैं, वो चाहे जमीन और जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर, तो इनके ऊपर जो इंसान पैदा हुआ है, इंसान ही नहीं, वो चाहे जीव जंतु भी है, पशु भी है, उनका जो है एक प्राकृतिक रूप से अधिकार है कि वो इन चीजों का उपभोग कर सके। उसी के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये है कि मतलब जो आविष्कार है, वो आविष्कार चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो या समाज के क्षेत्र में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम करने के हों जिससे इंसान को इंसान जैसे अधिकार मिले। इंसान सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी, कपड़ा, मकान की जो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ऐसे समाज व्यवस्था जिन्होंने दी। जैसा कि अभी इंगोले साहब ने बताया कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है, लेकिन उससे भी आगे जाके उस व्यवस्था को जो है हमें अगले पायदान पर ले जाना। तो उस तरीके से देखा जाए तो सामाजिक ऋण यदि पूरी तरीके से नहीं हो रहा है और समाज में वो ताकतें मौजूद हैं जो पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहती है, तो हम और आप ये देख रहे हैं कि जो नेचुरल असमानता है वो तो कहीं तक ठीक है, लेकिन उस असमानता को मानव ने जो बढ़ाया है, जो मानवीयकृत असमानता है, वो जो इंसान ने जो पैदा की है, वो चाहे व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में थी, सामंत व्यवस्था के रूप में थी, उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हमारी संविधान की प्रस्तावना में तीन चीजें थी, लेकिन राजनीतिक जो न्याय था वो उन्होंने जो है ये कह के पूरा किया कि आज से एक व्यक्ति का एक वोट और उसकी वैल्यू समान होगी। लेकिन सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है, तो समाज में परिवर्तनकारी शक्तियों ने जो संवैधानिक रूप से जो व्यवस्था कायम की, उस राज सत्ता का ये दायित्व है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को धीरे धीरे कम करते चले जाना है। मतलब समान कोई नहीं होगा, लेकिन जैसे प्राकृतिक रूप से असमानता है, उसी रूप से जो मानव ने असमानता बहुत हद तक पैदा कर दी है, तो राज सत्ता का अर्थात समाज के द्वारा बनाई गई एक वो संस्था राज सत्ता, जिसका जो है मोटो है वेलफेयर स्टेट, तो उसको कम करना है। लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि राज सत्ता किसी ना किसी पक्ष की होती है, या तो जो समाज में शोषककारी शक्तियां हैं, जो सामंतवादी शक्तियां हैं, जो जाति के रूप में गैर बराबरी बनाए रखना चाहती हैं, ऐसी शक्तियां वो सामाजिक और आर्थिक असमानता को और बढ़ाना चाहती हैं। तो राज सत्ता वर्तमान में उनके लिए पूरी तरीके से मिशन के रूप में काम कर रही है। तो ऐसी शक्तियां जिन्होंने हमारे लिए जो व्यवस्था बनाई कि जिस व्यक्ति को समाज में इंसान के रूप में कोई हक अधिकार नहीं थे, तो आज यदि हम सामाजिक ऋण नहीं चुकाएंगे तो स्थिति पुरानी वाली व्यवस्था से भी भयंकर ज्यादा हो जाएगी। और हम आप इसका उदाहरण दे सकते हैं
कि इसके खतरनाक मंसूबे जो राजसत्ता के हैं उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि 2014 में जो सर्वोच्च धनाढ्य लोग थे उनके पास 1% लोगों के पास 39.4% संपत्ति थी। तो राजसत्ता का दायित्व है सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करते जाना, लेकिन आज की तारीख में उन्हीं 1% लोगों के पास लगभग 80% से भी ज्यादा जो है संपत्ति इकट्ठी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्थिक असमानता है उसकी गहराई बहुत हद तक बढ़ गई है, और आर्थिक असमानता सामाजिक असमानता को एक तरीके से एक दूसरे के पूरक है। सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता ये एक दूसरे के साथ लगी हुई है। तो ये व्यवस्था ने ये कायम किया है, और ये जो पब्लिक सेक्टर है और ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है, आप देखेंगे जिस हम बहुजन समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उसकी जो मिल्कियत और संपत्ति और समृद्धि की जो बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से उसके पास संपत्ति है नहीं। तो ये जो पब्लिक सेक्टर है, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इसका जो निजीकरण किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि भारतवर्ष में जो मेहनतकश जनता है, जो मजदूर है, जो मूल निवासी समाज है, उसको अनाथ बनाया जा रहा है। अनाथ बनाकर मजबूर और लाचार बनाया जा रहा है। और जब अनाथ बना के मजबूर और लाचार बनाया जा रहा है, तो स्थिति बेगारी प्रथा की तरफ जा रही है, क्योंकि जब इतनी बेरोजगारी पैदा की है कि लोगों को रोजगार नहीं है, तो वो मजबूर होते चले जा रहे हैं। तो आज की तारीख में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। अच्छा, वो ही आयाम पहले वाले कि इंसान की कहीं चर्चा नहीं है। इंसान की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार किसी भी चैनल पर आपने ये टॉपिक रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम तो 10 साल से देख रहे हैं कि इंसान के जो मूलभूत अधिकार हैं, जो इंसान को इंसान के रूप में एक मान सम्मान दिला सकते हैं, उसकी चर्चा नहीं है। जानवरों की चर्चा है, गाय की चर्चा है, गंगा की चर्चा है, गीता की चर्चा है, संविधान की कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन संविधान के चित्र पे माला जरूर चढ़ाई जा रही है, लेकिन संवैधानिक चरित्र इंसान का क्या होना चाहिए, उसके क्या हकदार होने चाहिए, इसकी कहीं चर्चा नहीं है। नाटक नौटंकी भरपूर की जा रही है, लेकिन ये इंसान को मजबूर लाचार बनाया जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा दायित्व और जिम्मेदारी उनकी बनती है जो इस चीज को समझ गए हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था हो सकती है। जो ये समझ गए हैं कि भाग्य, भगवान और भूत ये कुछ नहीं होता है, इंसान अपने जीवन का और अपने भाग्य का रचयिता खुद हो सकता है। तो आज ऐसे लोग जो समाज के परिवर्तनकारी शक्तियों के परिणाम के दौरान हम और आप बैठे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है या कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ है, तो उनकी बहुत अधिक जिम्मेदारी है। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।